एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सब्जेक्ट में हम लोग कैसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसलिए इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी बोलते हैं, कई लोग इसको सीपीएम भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि सीपीएम टर्म एक और कॉन्टेक्स्ट में भी यूज होगी जब हम इसको पढ़ेंगे सब्जेक्ट को आगे। तब उसका मतलब दूसरा भी हो सकता है। वो चीज़ हम देखेंगे कि तब वो कॉन्टेक्स्ट होगा एक सीपीएम और पट। पर अभी हमारा जो कई लोग इस सब्जेक्ट को भी सीपीएम पट भी बोल देते हैं शॉर्ट में। बट हम लोग इसमें क्या होगा कि पहले हम कंसेप्ट समझेंगे कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, फिर उसके बाद आगे धीरे धीरे इसमें टेक्निक्स आएगी, उनको हम पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है अपने इंजीनियरिंग सर्विसेज, आईईएस एंड गेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। पर उसके साथ साथ ये सब्जेक्ट काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। आप इसमें अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बहुत ही कंसेप्चुअल सिंपल सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट मतलब आपको वैसे भी अंडरस्टैंड या चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में भी हेल्प करेगा। ये आपके जनरल स्टडीज़ का भी कहीं कहीं पार्ट बन सकता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में स्पेशली। तो ये सब्जेक्ट बहुत सिंपल है, आप इसको ध्यान से देखिए। इसके लिए रेफरेंस बुक्स जो आप पढ़ सकते हैं वो है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट बाय यूके श्रीवास्तव द्वारा। ये जो बुक है वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में है और काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। बट आप और एग्जाम्पल अगर सोल्व करना चाहते हो तो बीसी पूनमिया भी बुक्स यूज कर सकते हैं। इन दोनों बुक के अलावा आपको जो हम लोग यहाँ पढ़ाएंगे तो कंसेप्चुअली यहाँ क्लियर हो जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चन भी हम सोल्व करवाएंगे। पर उसके अलावा भी अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करना है तो आप ये बुक रेफर कर सकते हो, अदरवाइज जो हम लोग पढ़ेंगे वो काफ़ी होगा। तो सबसे पहले अभी हम देखते हैं कि हमने पढ़ा कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो उसमें एक वर्ड आ रहा है प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट को हम लोग समझ लेते हैं, तभी तो उसका मैनेजमेंट का मतलब समझेंगे। फिर उसके बाद हम ये समझाएंगे कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है। तो प्रोजेक्ट की जो डेफिनेशन है डिफरेंट लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, पर हम लोग वो एलिमेंट लेंगे जो इसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझा दे। तो प्रोजेक्ट वो है कि जो एक टेम्पररी असाइनमेंट है टू क्रिएट ए यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस। फॉर एग्जांपल आपको एक ब्रिज बनाना है तो वो एक प्रोजेक्ट होगा। हाईवे बनाना है तो वो प्रोजेक्ट होगा। बट वो जो प्रोजेक्ट है वो टेम्परेरी असाइनमेंट है। उसका ये मतलब है कि उसका जो टाइम पीरियड है वो ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट नहीं है, कि टाइम पीरियड इनफाइनाइट नहीं है। टाइम पीरियड इनफाइनाइट नहीं है, इसका मतलब कि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है, उसमें हमें उसको कंप्लीट करना है। टेम्पररी असाइनमेंट है, ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम में यही चलता रहेगा। आप एक ब्रिज बना, रियल में ऐसा हो भी जाता है कई बार, जब डिलेज हो जाते हैं बहुत सारे, कि ऐसा लगता है कि वो टेम्पररी असाइनमेंट नहीं है। पर जो प्रोजेक्ट है उसमें सबसे एक कंस्टेंट रहेगा कि आपको एक लिमिटेड टाइम में उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, अदरवाइज उसकी यूटिलिटी उसका जो यूज है वो नहीं हो पाएगा। जो भी इंटेंडेड यूज है उसका, जो भी हमें यूज करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट एक टेम्पररी असाइनमेंट है, टेम्पररी काम है। और इसका पर्पज क्या किया जाता है, यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस बनाने के लिए किया जाता है। मतलब वो एक बार बनेगा, उसके बाद जो दूसरा प्रोजेक्ट होगा वो एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में आप सेम ब्रिज दोबारा नहीं बनाएंगे। इवन आप अगर ब्रिज भी बना रहे होंगे तब भी सेम ब्रिज नहीं बनेगा। अगर आप ब्रिज भी बना रहे हैं तो तब भी दोबारा वो सेम ब्रिज नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें क्या हो सकता है कि दूसरी जगह आप बनाएंगे, उसकी लोकेशन का डिफरेंस हो सकता है, उसकी स्ट्रक्चर का डिफरेंस हो सकता है, टाइप का डिफरेंस हो सकता है, उसमें क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंस हो सकती है। तो वो जो प्रोजेक्ट होगा वो एक ब्रिज भी अगर दूसरे ब्रिज से वो डिफरेंस होगा। अगर आप बिल्डिंग भी बना रहे हो, बहुत सारी बिल्डिंग्स भी बना रहे हो, तो मोस्ट ये चांसेज है कि वो सारे जो प्रोजेक्ट होगा उसमें जो एक प्रोजेक्ट में बिल्डिंग्स की बनेगी, हो सकता है कि एक प्रोजेक्ट में बनने वाली बिल्डिंग एक जैसी हो, पर एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में आप जैसे जाएंगे तो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंस हो सकता है, सोइल कंडीशन डिफरेंस हो सकती है,
तो कोई भी प्रोजेक्ट वो है जो कि यूनिक प्रोडक्ट बना रहा है या यूनिक सर्विस। इसमें जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट ही बने, सर्विस भी बन सकती है। प्रोडक्ट तो हम लोग जैसे देख रहे हैं, बिल्डिंग हुई, ब्रिज हुआ, हाईवे हुआ, ये हुआ। सर्विस हो सकती है कि कोई पर्टिकुलर टाइप की सर्विस आप क्रिएट कर रहे हो। तो बट जो प्रोजेक्ट है वो क्या होता है कि उसका वो प्रोजेक्ट को मैनेज करना, प्रोजेक्ट को मैनेज करना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो एक टेम्पररी है और एक यूनिक है। टेम्पररी का मतलब वो उसके पास, हमारे पास टाइम का कंस्ट्रेंट है, और दूसरा यूनिक का मतलब इससे पहले हो सकता है कि थोड़ा बहुत वैसे हुआ हो पर एग्जैक्ट वैसे नहीं हुआ होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि हर बार एक नए चेंजेज लाने पड़ेंगे, तो उन चेंजेस के हिसाब से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। अभी आपको मैं बताता हूँ कि जैसे कंस्ट्रक्शन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, और जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो कि कार्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो एक कार हमने डिसाइड कर ली कि जैसे एक नई कार है हमारे पास, कोई भी मॉडल है, जैसे मान लो कि टाटा का ही कोई कार है, उसका मॉडल है। तो वो मॉडल एक बार बन गया, तो अब उसके बाद जब उसका बनाते, उसको जब दोबारा बनाएंगे ना वो लोग, तो जो फर्स्ट बार बना रहे हैं, एक मॉडल बना रहे हैं, वो तो उसका क्या कहलाएगा, प्रोजेक्ट कहलाएगा, एक बार उन्होंने बना लिया। पर अब उसके बाद वो उसको कंटिन्यूस, मान लो उन्होंने एक बार शुरू में प्रोजेक्ट बनाया कि वो 10 कार्स बनाना चाह रहे थे, शुरू में प्रोटोटाइप वो उन्होंने बना लिया। अब उसके बाद उन्होंने मार्केट में भी देख लिया, सब कुछ टेस्टिंग हो गई, अब उसके बाद उनको अब हर 1000 कार बनाने, कंटिन्यूस डेली बेसिस पे वहाँ प्रोडक्शन चल रहा है। तो वो जो प्रोडक्शन होगा, कंटिन्यूस प्रोडक्शन होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, वो क्या होगी, एक रिपीटेटिव नेचर की होगी, और उसमें जो मैनेजमेंट करना है, उसका जो मैनेजमेंट करना है वो डिफरेंट है। वहाँ थोड़ा सा क्या है कि रिलेटिवली इजी टास्क है, क्योंकि वो रिपीटेटिव वर्क है। पर जो स्टार्टिंग में उन्होंने जो कार बनाई थी, या कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, तो उन केसेज में वो जो यूनिकनेस है वो क्या करती है, उसको डिफिकल्ट बनाती है या उसको टिपिकल बनाती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जबकि रिपीटेटिव वर्क में। तो यहाँ पर जो हम आइडिया देना चाहते हैं कि जो जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है वो या कोई भी प्रोजेक्ट है, वो यूनिक एक्टिविटी होती है। और ज़्यादातर जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी होते हैं वो सारे प्रोजेक्ट ही होते हैं। पर ज़रूरी नहीं है, आजकल अगर मॉड्यूलर स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं तो उस केसेज में हो सकता है कि वो रिपीटेटिव नहीं हो, पर जनरली, और मैन्युफैक्चरिंग वाले जनरली रिपीटेटिव भी होते हैं। पर ऐसा नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में भी जैसे हमने एग्जांपल दिया कि इनिशियल जो उनको क्रिएट करना था एक प्रोडक्ट, जो एक नया, मान लो उन्हें एक नया मॉडल लॉन्च करना है, तो वो चीज़ क्या होगा, एक प्रोजेक्ट की तरह काम करेगा। फिर उसके बाद हो सकता है कि बाद में उसका रिपीटेटिव वर्क हो। तो ये कई बार इनमें इंटरलेप भी हो सकता है। पर हम जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारा फोकस है कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को हम कैसे मैनेज करें। हालांकि जो हम इसमें टेक्निक्स पढ़ेंगे, वो जो टेक्निक्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग जो टाइप के प्रोजेक्ट होंगे उनके लिए भी एप्लीकेबल होगी। और जो लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो लोग भी उनका स्टडी करते हैं, सीपीएम और पट जो टेक्निक्स होती हैं उनका वो लोग भी स्टडी करते हैं। तो दोनों ही केसेज में इंपॉर्टेंट है। पर जो कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें जो डिफेक्ट करेक्शन है वो वेरी हार्ड है, क्योंकि मतलब फर्स्ट टाइम होता है, पता नहीं होता है। और जो मैन्युफैक्चरिंग वाला अगर रिपीटेटिव एक्टिविटी है तो उसमें डिफेक्ट करेक्शन थोड़ा सा इजी रहता है, उसको करना भी इजी रहता है अगर एक बार गलती भी हो गई। और दूसरा बात है, जो यूनिक प्रोडक्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं वो कई बार हाई कॉस्ट और हाई टाइम को इन्वॉल्व कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में ज़रूरी नहीं है। और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मल्टी डिसिप्लिनरी होते हैं। उसमें बंदा जो उसमें है, कोई इंजीनियर्स, आईटी इंजीनियर्स भी होंगे, सिविल इंजीनियर्स भी होंगे, आर्किटेक्चर भी होगा, स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी होंगे, सिविल का सब पार्ट है, मैनेजमेंट की टीम भी होगी, बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी भी होगी, मैकेनिकल वाले भी पार्ट कुछ इन्वॉल्व हो सकता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी होंगे। तो ऐसे डिफरेंट कंपोनेंट इन्वॉल्व हो सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में। तो ये सारी फीचर्स किसी प्रोजेक्ट को जो है मैनेज करना बहुत बड़ा टास्क बनाते हैं, और प्रोजेक्ट एक टेम्पररी उसको कंप्लीट करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, बहुत इम्पोर्टेंट काम है। उसी को हम क्या बोल सकते हैं कि उसी से हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, उसको समझने के लिए हमने ये सब समझा है। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मैनेजमेंट की बात जो कभी भी आती है, तो वो मैनेजमेंट की जो इशू आता है वो तभी आता है जब आपके पास कंस्ट्रेंट्स हो। कंस्ट्रेंट्स का मतलब आपके पास क्या हो कि कुछ कमियां, कुछ मतलब कंस्ट्रेंट्स हैं, तभी केवल क्या होता है, मैनेजमेंट का इशू आता है। अगर मान लो मैं आपको बोल दूं कि आपके पास मतलब पैसा का कोई इशू नहीं है, टाइम का कोई इशू नहीं है, और आप ये पर्टिकुलर चीज़
परचेज करके लाइए मार्केट से। तो आप परचेज कर, मैंने आपको 10 चीज़ें दे दी, तो अब वो और उनमें कोई आपको मैं जो बताऊँ वो चीज़ बता दिया, तो आप परचेज करके लेके आ जाएंगे। पर मैं आपको कंस्ट्रेंट दे दूँ कि आपको इतने रुपए में लाना है और इतने टाइम में मार्केट से परचेज करके लाना है और इतने रुपए में लाना है, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, उसको कैसे मैनेज करना है, वो क्या हो जाएगा, एक मैनेजमेंट का टास्क हो जाएगा। तो आपको मैनेजमेंट का जो फंडा समझना है, वो फंडा क्या है कि देयर विल बी कंस्ट्रेंट्स एंड यू हैव टू मैनेज। उन कंस्ट्रेंट में ही आपको मैनेज करना है जो भी आपको गिवन टास्क है उसका। पर उससे पहले हम समझते हैं कि कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उसमें 3 रिसोर्सेज काम में आते हैं। वो 3 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, उनको बोलता है 3M भी बोला जाता है। मेन पावर, मतलब ऑब्वियसली लोग चाहिए, मटेरियल और मशीन्स, ये 3 चीज़ें चाहिए। ये 3 जो है रिसोर्सेज चाहिए, और ये रिसोर्सेज इनफाइनाइट नहीं है। ये रिसोर्सेज किस में कंट्रीब्यूट करते हैं, कॉस्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये रिसोर्सेज किस में, कॉस्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं। कॉस्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं, इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर आपके पास मैन पावर का कोई इशू नहीं होता, तो मैनेजमेंट का कोई मटेरियल है तो उसके लिए भी खर्चा आएगा, मशीन्स है उनके लिए भी, मटेरियल का कौन सा टाइप लेना है, कौन सा टाइप नहीं लेना, मशीन का ज़्यादा यूज करना है, मैन पावर का ज़्यादा यूज करना है, किसका ज़्यादा यूज करना है, ये सब आपको ट्रेड ऑफ्स हैं। तो इन सभी को ट्रेड ऑफ्स को हम लोग 2 कंस्ट्रेंट्स में बांट सकते हैं, उनको बोल सकते हैं टाइम एंड कॉस्ट। बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि आपके पास जो कोई भी प्रोजेक्ट है, वो उसमें आपको गिवन टाइम होगा, गिवन कॉस्ट होगा, आपको उसी टाइम और कॉस्ट में उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, एंड ये दोनों लिमिटेड होते हैं। टाइम एंड कॉस्ट ये लिमिटेड चीज़ें हैं, और ये इंटर कन्वर्टिबल है। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट का टाइम बढ़ा सकते हैं, तो मतलब टाइम और कॉस्ट ऐसी चीज़ है कि कॉस्ट हो सकता है कि आप इंक्रीज करके टाइम को कम भी कर सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट को असलरेट करके कोई ऐसी टेक्निक्स यूज करोगे ताकि आपको क्या है कि कम टाइम में कंप्लीट कर, और हो सकता है कि कोई आप ज़्यादा टाइम यूज करें तो आप कॉस्ट भी रिड्यूस कर सकते हैं। इसका एक सिंपल एग्जांपल है कि आप मेन पावर ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करो रादर देन मशीन्स को एम्प्लॉय करो, तो हो सकता है टाइम ज़्यादा लगे, पर कॉस्ट कम आ सकती है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं, और ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल हैं, और ये क्या है, हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कंस्ट्रेंट्स हैं। तो अभी हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को डिफाइन करेंगे, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को भी अगर कोई डिफाइन करे तो वह है कि हमें रिसोर्सेज का इज डिफाइंड एज द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज सो एज टू कंप्लीट प्रोजेक्ट इन ए गिवन टाइम एंड कॉस्ट। जो हमारे पास गिवन टाइम एंड कॉस्ट है, उसमें अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें तो उसको क्या बोलते हैं, अपन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। आपको कोई भी ये जो डेफिनेशन है, इसकी मल्टीपल टाइप्स की डेफिनेशन अवेलेबल है डिफरेंट टाइप के लिटरेचर्स में। हम लोग वो डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं ताकि इससे हमारा कंसेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है वो बने, आगे का जो कोर्स हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में भी हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो इसमें आपको क्या करना है, टाइम भी मैनेज करना है, कॉस्ट भी मैनेज करना है, रिसोर्सेज भी मैनेज करना है, कोई भी प्रोजेक्ट के क्वालिटी मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट है। आपने मान लो कोई प्रोजेक्ट है, उसका ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि गुड क्वालिटी है, विद गिवन क्वालिटी, गिवन सेफ्टी आपको मेंटेन रखना है, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ऐसे बहुत सारे और भी पर्टिकुलर मैनी टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट हो सकते हैं इन ए गिवन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आल्सो। कि भाई आप अब कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का मतलब कि जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वन सोर्स से दूसरे सोर्स में, टॉप से बॉटम में, बॉटम से टॉप में, वो कम्युनिकेशन भी प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो उसका मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट है। क्वालिटी है, सेफ्टी है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स है। अगर मान लो आपके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें सेफ्टी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कि एक्सीडेंट्स होते हैं, एक भी लाइफ लॉस होता है, तो वो प्रोजेक्ट के लिए बहुत, इवन आपने कितना ही अच्छा कर दिया हो, टाइम से कर दिया हो, कॉस्ट भी कर दिया हो, कॉस्ट इफेक्टिव भी कर दिया हो, टाइम इफेक्टिव भी कर दिया हो कोई भी प्रोजेक्ट, बट अगर एक भी लाइफ लॉस होता है या किसी की इंजरी होता है, तो वो आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं चलाएगा उस प्रोजेक्ट के लिए। ऐसे बहुत सारी डायमेंस आजकल इंक्लूड हो गई, जैसे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है, कि आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं बट वो प्रोजेक्ट से एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है, तो वो भी सही मैनेजमेंट नहीं है। अभी जो हम लोग, हमारा जो इस फोकस रहेगा उसमें क्या है कि 3 फेजेज है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। एक होता है प्लानिंग, एक होता है शेड्यूलिंग, और एक होता है कंट्रोलिंग। जो प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 3 फेजेज हैं। ये जो 3 फेजेज है, प्लानिंग और शेड्यूलिंग,
इसमें जो प्लानिंग और शेड्यूलिंग होती है वो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से पहले हमें ये प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग करनी पड़ती है। और कंट्रोलिंग क्या होता है, ये प्लानिंग और जो शेड्यूलिंग है वो हमारी क्या होता है कि हम लोग जब हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, बिफोर प्रोजेक्ट और ये जो कंट्रोलिंग वाला जो है वो हम लोग कब करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अब हम लोग इनको पहले इनके थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि प्लानिंग क्या होती है, शेड्यूलिंग क्या होती है, कंट्रोलिंग क्या होती है, जब हम फिर वापस से इस ग्राफ में आएंगे और फिर उसके बाद आगे समझेंगे। तो प्लानिंग का मतलब जो 3 फेजेज है उनका प्लानिंग का मतलब क्या होता है, आपने एक ये सुना ही होगा सेंटेंस, इफ़ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। मतलब बेसिकली आपको प्लान करना पड़ेगा, कोई भी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का मतलब आप प्रोजेक्ट है तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या टास्क इन्वॉल्व है। फिर उसके बाद आप कि भाई कौन से टास्क को किस तरीके से करोगे, वो पता लगाना पड़ेगा कि हम लोग सभी टास्क को, मतलब कोई भी टास्क को उसको करने के मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं, उसमें उसको किस तरीके से आप करोगे ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये पता लगाना पड़ेगा कि उन टास्क का सीक्वेंस आप क्या रखोगे, मल्टीपल सीक्वेंस हो सकते हैं, मल्टीपल वे में आप कोई भी चीज़ को कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ वर्क आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आपको आइडेंटिफाई कर पता लगाना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है उस उन टास्क में, कितना टाइम लगेगा, कितना कॉस्ट लगेगा, कितनी मैन पावर लगेगी, कितने मैन हावर्स लगेंगे, कितने मशीन हावर्स लगेंगे, कौन सा मटेरियल लगेगा, ये सब भी आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली ये सब चीज़ें क्या कहलाएगी, आपकी प्लानिंग कहलाएगी। तो ये काम तो आपको जब हमारा प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट होगा उससे पहले ही करना पड़ेगा। उसके बाद आता है सेकेंड चीज जो आती है वो आती है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग क्या है, शेड्यूलिंग का मतलब क्या है कि जब आप क्या करो कि डिटरमाइन कर रहे हो कि भाई जो हमारे प्रोजेक्ट्स है उसमें जो ऑपरेशंस है, जो एक्टिविटीज है, उनकी टाइमिंग क्या क्या रहेगी। फॉर एग्जांपल शेड्यूलिंग में जैसे हम मान लो कि रूफ स्लैब की कास्टिंग का हम लोग शेड्यूलिंग कर रहे हैं, तो रूफ स्लैब की कास्टिंग में हमें प्लानिंग से हमें पता लग सकता है कि उसमें क्या क्या एक्टिविटी होगी जो कि हम लोग प्लानिंग में आइडेंटिफाई करेंगे। कि हम लोग जैसे कि रेनफोर्समेंट होगा, होमवर्क प्लेसमेंट होगा, आपको होमवर्क भी लगाना पड़ेगा। रेनफोर्समेंट में जो है रेनफोर्समेंट बेंडिंग होगा, रेनफोर्समेंट होमवर्क प्लेसमेंट होगा। और फिर उसके बाद हम लोग कंक्रीटिंग करेंगे। ठीक है, तो हाँ आप हो सकता है कि रेनफोर्समेंट जो बेंडिंग है वो आप 1 से 4 दिन के बीच में करें। फिर उसके बाद आपने पता लगे भाई इसमें 4 दिन लगते हैं, पर इसके बाद हो सकता है कि आप ये इसको कि भाई फर्स्ट डे से जैसे जैसे बेंड हो रहा है उसके बाद प्लेसमेंट भी करते जा रहे हैं, होमवर्क भी रखते जा रहे हैं। होमवर्क आप कब से कब तक रख रहे हो, आप ये डिसाइड कर रहे हो कि 6 से मैं 11 डेज में या ऐसे रख रहा हूँ, और 11 टू ऐसे मैं ये काम करूंगा आगे, जो भी कंक्रीटिंग के लिए मान मान मेरे को 5 दिन लग रहे हैं वो डिसाइड कर रहे हो। तो पर आप ये पता लगा रहे हो कि भाई इस एक्टिविटी को में क्या शेड्यूल रहेगा, किसी एक्टिविटी का क्या शेड्यूल रहेगा, वही क्या कहलाता है, शेड्यूलिंग कहलाता है कि इस एक्टिविटी को मैं इस टाइम से इस टाइम तक करूंगा। इसके अलावा जो ये शेड्यूलिंग है एक्टिविटी के अलावा, आप ये जो शेड्यूलिंग है रिसोर्सेज का भी कर सकते हो कि हम लोग जैसे ये डिसाइड कर सकते हैं। तो एक्टिविटी के अलावा हम लोग कर सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल मेन हावर्स का हम शेड्यूलिंग कर सकते हैं।
जो 3Ms है, मशीन्स का भी आप शेड्यूलिंग कर सकते हैं कि कौन सी मशीन को हमें कब तक से कब तक चलाना पड़ेगा, कौन से मटेरियल को कब से कब तक यूज करना पड़ेगा, कब से कब तक उसको ऑर्डर करना पड़ेगा, मैन आवर्स को कब से कब तक आपको उनको बुलाना पड़ेगा, उनको कब से कब तक काम में लगाना पड़ेगा। ये तो शेड्यूलिंग बेसिकली क्या हो गया कि आपको शेड्यूल डिसाइड करना, इट इज़ वेरी सिंपल जो आता है। पर उसके बाद जो कंट्रोलिंग है वो पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। प्लानिंग और शेड्यूल हम लोग क्या करते हैं, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट हम लोग करते हैं, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं, ड्यूरिंग मतलब जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम लोग, मैं जो टर्म है वो एक कॉन्ट्रैक्ट यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब कि बेसिकली वो एक कॉन्ट्रैक्ट अलग कॉन्टेक्स्ट में है, बट वो हम लोग बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग जो प्रोजेक्ट हम लोग वो बिफोर प्रोजेक्ट हम लोग ये करते हैं। और ये जो है इसमें क्या होता है कि जो हमारा प्लांट इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं टाइम टू टाइम कंपेयर करते रहते हैं कि जैसा हमने प्लान किया है या जैसा शेड्यूल किया है वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है एक्चुअल में। क्योंकि अगर हम लोग ये नहीं करेंगे एक्सरसाइज, क्योंकि हमेशा कोई भी एक्टिविटी जैसा हमने प्लान किया शेड्यूल किया वैसा जाएगी ही नहीं। हमें क्या एक्चुअल में और प्लान में हमें कंपेयर करना पड़ेगा रेगुलर इंटरवल्स में। और कई बार क्या होता है कि जब आप ये ऑब्जर्व करते हो तो ये पता लगता है कि जो एक्चुअल है वो प्लान से लेग कर रहा है, पीछे लग रहा है। हो सकता है कि कॉस्ट ज़्यादा ओवर रन हो रही हो, इसको बोल सकते हैं कॉस्ट ओवर रन, टाइम ओवर रन। ये कंसेप्ट आ रहे हैं, मैं साथ में आपको क्या है कंसेप्ट भी ला रहा हूँ ताकि आपको जब ये बाद में ये टर्म आए तो अलग से कुछ फील नहीं हो। ये जो क्या प्रोजेक्ट मन की टर्म्स है, मतलब आपने जो टाइम डिसाइड किया था कि इतना टाइम तक इतना काम हो जाना चाहिए था इतनी कॉस्ट में, पर टाइम भी बढ़ जाता है और कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो वो कॉस्ट ओवररन और टाइम ओवररन अगर हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ रेमेडियल मेजर्स लेने पड़ेंगे ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। एंड वो रेमेडियल मेजर्स कैसे लेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से री प्लानिंग करनी पड़ेगी और री शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी। वो हो सकता है कि हमें जो है कि मतलब प्लान में हमारे चेंज करना पड़ेगा, शेड्यूल में हमें चेंज करना, ताकि हम लोग क्या कर सके वापस से जो हमने टाइम और कॉस्ट डिसाइड किया है उसको मीट कर सके, मेंटेनिंग जो हमारी क्वालिटी है, सेफ्टी है, एनवायरमेंटल जो ऑब्जेक्टिव्स है, सारे जो ऑब्जेक्टिव्स है जो हमारे प्रोजेक्ट है उनको मीट करते हुए। तो आप देखिए कि फिर हमने क्या करा है इसको कंट्रोलिंग। तो क्योंकि फिर आगे क्या होगा, रीप्लानिंग होगा, और ये जो रीप्लानिंग होगा वो तो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट ही होगा। बस बेसिकली पर क्या है कि ये जो है हम लोगों को ये कंटिन्यूस साइकिल, फिर हम लोग ये सब कुछ एक्सरसाइज करी, रीशेड्यूलिंग करी, फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर मेजर करना पड़ेगा हम लोगों को कि वेदर हम लोग कंट्रोल कर पाए नहीं कर पाए, वेदर अभी भी जा रहा है कि नहीं जा रहा, फिर नहीं तो फिर हमें रेमेडियल मेजर लेना पड़ेगा। और फिर ये साइकिल एक चलता ही रहेगा ड्यूरिंग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और जब तक प्रोजेक्ट। और ये हो भी सकता है कि लास्ट में कॉस्ट ओवररन हो, टाइम ओवररन हो, बट हमारा जो ऑब्जेक्टिव ये है कि उसको मिनिमाइज करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। अब आगे जो हम पार्ट आगे वाले पार्ट में हम देखेंगे कि इनकी टेक्निक्स क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स है। ये बेसिक कंसेप्ट हमने बताए हैं। आपको अगर इनमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।